नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बथुरा इस अकेडमी में। आज का डेट है 4 अक्टूबर 2022। वैसे हम लोग आज के इस सेशन में कुछ जो आर्टिकल्स है कल के वो भी छूट गए थे, सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर इट फॉर 3 अक्टूबर एज वेल। सो लेट्स प्रोसीड, बट बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू दैट जो पीडीएफ लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ पर डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रेस्क्राइब किया है नो लैंग्वेज। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूट किया था हाई पावर्ड कमेटी, जिसका नाम है भारतीय भाषा समिति, राइट। और मेन एम यही है इसका दैट कैसे इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। इस पूरे टॉपिक को एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। नाउ सवाल है, इस कमेटी का गठन क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है भारतीय सभा समिति का गठन, जिससे एक एक्शन प्लान बनाया जा सके, और वो ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जो क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में प्रॉपरली फिट हो सके। दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अगर एम देख लीजिएगा तो उसमें यह भी था दैट इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना, राइट। तो की फोकस एरिया इसका क्या है, मैं बार बार बता रहा हूं, इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना, जिसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज, दैट इज बाइलिंगुअल इन द सेंस क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज़ें अभी इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, राइट। जो भी चीज़ें लिखी हुई है सब चीज़ तो इंग्लिश में लिखी हुई है, बट जब भी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, राइट। दूसरे टीचर असमीज लैंग्वेज में बताएंगे, कोई दूसरे रीजन लैंग्वेजेस में बताएंगे, राइट। सो दैट बिकम्स बाइलिंगुअल, दैट इज जो लिखी हुई तो अलग लैंग्वेज में है बट बता जाना अलग लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। इससे कनेक्ट क्या होता है पता है? देखो आप खुद सोचो, हम लोग छोटे से बॉलीवुड मूवीज देखते आए हुए हैं, राइट, हिंदी मूवीज। अब उनसे कनेक्ट ये होता है दैट यस वी नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदी, राइट। हम आराम से किसी के साथ बात भी कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। सो लिखी हुई इंग्लिश में है, बात करेंगे हिंदी में, अच्छी चीज़ है ना। तो इससे क्या होता है, कनेक्ट प्रॉपरली हो पाता है, राइट। सो बेसिकली सवाल हो गया दैट इंडियन लैंग्वेजेस को डेवलप करने का नीड क्या हुआ। देखो, इसको एज अ मीडियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप अगर किसी दूसरे से इंग्लिश में बात कर रहे हो, प्रोबेबली मैं भी whenever I am also speaking with any other person in English, I don't feel that comfortableness the way I speak in other languages, for example Hindi, right? क्यों क्या उसका रीज़न है? क्योंकि वही है ना दैट छोटे से आप घर में, अरे घर में कौन इंग्लिश बोलता है भाई, है ना। सो ये कनेक्ट होता है, राइट। डेवलपिंग कंटेम्प्रेरी लिटरेचर और कंटेंट, अनडाउटेडली देखो करंट डेवलपमेंट्स, राइट। ग्लोबली इंडियन लैंग्वेजेस का क्या ओवरऑल मैनिपुलेशंस है उसको चीज़ें करने के लिए, राइट। न्यू वर्ड्स जनरेशन, नीड फॉर अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू वर्ड्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब क्या है ना दैट अगर आप कंटिन्यू, जैसे सेल्फी एक नया इंग्लिश वर्ड है, राइट, है ना। पहले क्या वर्ड ये एग्जिस्ट करता था 20 ईयर्स डाउन द लेन? नहीं, राइट। बट अभी ये एग्जिस्ट करता है। तो वैसे ही डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस जो है ना, उसमें भी बहुत कुछ वर्ड्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर इज नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वर्ड्स एज वेल, राइट, है ना। टेक्नोलॉजी, languages adapt to technology as 2000 or 3000 languages that didn't adapt to print technology has disappeared। जी हाँ, ये पास्ट बोलते नहीं, हम लोग हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं। जी हाँ, एक्चुअली अगर आप देख लीजिएगा अराउंड 2000 से 3000 जो लैंग्वेजेस है ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं। द रीजन बीइंग उसने टेक्नोलॉजी से अडाप्ट नहीं किया था। अभी जो भी चीज़ें ये हो रही है ना, ये टेक्नोलॉजी से अडाप्ट करके उसको प्रॉपरली ड्राफ्टिंग किया जा रहा है, प्रॉपरली रिकॉर्ड्स रखा जा रहा है, राइट। मटीरियल, टीचिंग एंड लर्निंग मटीरियल, पैट्रोनेज विच कैन बी फ्रॉम, अच्छा चलो ये तो जस्ट CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू है ना। सवाल होता है दैट ये लोकल लैंग्वेजेस या फिर रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होता है भाई। देखो, लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज भी जो होती हैं ना, उनको भी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं हु कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। अब बिजनेस चलाएंगे, अब बिजनेस के लिए इंग्लिश तो मैंडेटरी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना दैट कोई क्लाइंट अगर हिंदी में नहीं बोल पा रहा है या फिर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा है तो उसको हम लोग बिल्कुल ही ना ले। भले ही उसको रीजनल लैंग्वेज आता होगा, कोई बात नहीं, स्टिल वी विल गिव यू सर्विस। तो उसको सर्विस के लिए ट्रांसलेटर की भी तो ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ बोला गया है दैट मल्टीनेशनल कंपनीज को भी जो है ना लोकल लैंग्वेज के लोग चाहिए सीखने वाले, ठीक है। इनफैक्ट मात्र 10.4% लोग ही इंग्लिश जानते हैं, ऐसा बोला जाता है। इंटरप्रेटर्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए, जैसे मैंने बोला, ट्रांसलेटर्स, जैसे टूरिज्म सेक्टर आप देख लो, राइट। तो वहाँ पे ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है ना। जैसे आप
अगेन एक रीजनल लैंग्वेज आपको पता है, फॉर एग्जांपल कोई भी गुजराती, राइट। अगर आप जा रहे हो मेघालय में कास्ट टोपोग्राफी का वो निरीक्षण करने, एंड यू डोंट नो एनी गाइड हु कैन गाइड यू इन गुजराती, देन हाउ वुड यू गेट टू नो दैट व्हाट आर दीज फीचर्स, राइट। तो उसके लिए ट्रांसलेटर्स भी ज़रूरत होता है। टेक्नोलॉजी टूल्स सच एज एप्स आर नाउ बीइंग डेवलप्ड इन लोकल लैंग्वेजेस विच आर ओपन ओपन मोड एवेन्यूज, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। पावर ऑफ स्टेट, देखो अनडाउटेडली स्टेट्स को तो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है दैट आप चूज़ कर सकते हो लैंग्वेज जो कि आपको 3 फार्मूला के अंडर प्रमोट करना है। संस्कृत को भी कहीं ना कहीं पुश किया जा रहा है थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है जिसको कहा जा रहा है दैट सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत को ज़्यादा प्रमोट करेगा एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कम्युनिकेशंस। संस्कृत नॉलेज सिस्टम अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली इट इज़ अ रिजर्वर ऑफ नॉलेज इन संस्कृत टेक्स्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दीज डेज, क्योंकि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होता हुआ आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपना भी के बारे में बताऊँ तो क्लास 9th और क्लास 8th के बाद ना वी हैव एन ऑप्शन इन आवर स्कूल दैट अगर आपको या तो संस्कृत चूज करना पड़ेगा या फिर हिंदी, राइट। सो वी चोज संस्कृत बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसमें नंबर्स ज़्यादा उठते हैं, ठीक है मतलब 10th में ज़्यादा नंबर मिलता है, इसलिए हम लोगों ने चूज कर लिया ना। 10th के बाद तो बिल्कुल, अब 10th तक भी वी वर नॉट कंफर्टेबल इन स्पीकिंग। हम लोग कुछ ऐसा थोड़ा ना आज तक संस्कृत में बात ही कोई नहीं किया है ना। हिंदी में तो चलो हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं, है ना। क्लास 2 में भी बात करते थे, क्लास 10 में भी बात करते हैं, अभी भी बात कर रहे हैं, है ना। बट संस्कृत में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं संस्कृत को कहीं ना कहीं इंडिया में पुश किया जा रहा है। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कमर्शियल 5G सर्विसेज। एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 के इस टॉपिक से आप आराम से इसको रिलेट कर सकते हैं ना। की हाईलाइट अगर इस इवेंट का देख लीजिएगा तो प्रधानमंत्री ने हैज़ लॉन्च्ड फॉर लॉन्चिंग अ रिवोल्यूशन, मतलब प्रधानमंत्री का बोलना है दैट देखो भाई ये रिवोल्यूशन है, एक नया इंडिया का शुरुआत यहाँ से आता है। मोर ओवर अगर 2G के लॉन्च के समय देख लीजिएगा, 3G के लॉन्च के समय देख लीजिएगा, 4G के लॉन्च, इंडिया का कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज में था, बट क्या अभी हमारा है? नहीं, राइट। इनफैक्ट हम दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज हैं जो क्या इस 5G को गवर्नमेंटल लेवल में हमने लॉन्च कर दिया है। 5G टेक्नोलॉजी विल हेल्प प्रोवाइड सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट, लो लैटेंसी मतलब समझे वो जो आप जो कभी जैसे पहले क्या होता था ना, यूट्यूब में देखते थे तो वीडियो बफर करता था, अभी बफर करता है नहीं, सट से एकदम चलने लग जाता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड लो लेटेंसी, जिसका जितना लो लेटेंसी है उतना ज़्यादा जल्दी वेब पेज खुलता है, राइट। तो ये सब कुछ सर्विसेज बहुत ज़्यादा, रिलायबिलिटी है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, यही सब चीज़ें बेसिकली आपको लर्न करना है। 5G एज अ टेक्नोलॉजी मल्टीप्लायर की अगर बात करें तो 5G अनडाउटेडली इट इज़ मच मोर देन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट ये अनलॉक करता है पोटेंशियल ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, मेटावर्स। ये सब देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, ये सब तभी सक्सेसफुल हो जाएंगे ना जब 5G ग्राउंड में इंप्लीमेंट हो। ये 3G 4G से कुछ नहीं होने वाला है ना। मेटावर्स में मतलब क्या, मतलब आप ऐसी दुनिया में जा रहे हो विच इज नॉट अ रियल वर्ल्ड बट दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड, बट स्टिल यू आर देयर, you can still have dinner with प्रधानमंत्री मोदी जी। आप समझो मेटावर्स इज दैट थिंग, समझ पा रहे हो क्या है। तो अदर एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो 5G अनडाउटेडली रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ डिजास्टर्स भी कर सकता है। इंसान का जो रोल है इन डेंजरस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस जैसे डीप माइनिंग, उसको भी बहुत हद तक जो है आप 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू स्मूदन, मतलब ज़्यादा रिस्क फ्री कर सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल यूज ऑफ 5G सर्विसेज किस किस सेक्टर में? अभी तक एजुकेशन सेक्टर में तो हो ही चुका है, राइट। मतलब आराम से आप मेटावर्स में बैठकर लोग बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप इंडिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, राइट, पहली बात। दूसरा एजुकेशन, नाउ अ गर्ल फ्रॉम उत्तर प्रदेश शी विल विटनेस अ लाइवली एंड इमर्सिव एजुकेशन एक्सपीरियंस टू लर्न अबाउट सोलर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। आप बताओ, अगर आपको जैसे इस बच्ची को जैसे सोलर सिस्टम को पढ़ाया जा रहा है, तो आपको भी अगर वैसे दुनिया में मैं भेज दिया, आपको भी मैं अगर मार्स में ले जाऊँ, आपको भी मैं अगर जुपिटर में ले जाऊँ, कितना मज़ा आएगा ना, है ना। सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ दिस 5G सर्विसेज आर। सेफ्टी ऑफ वर्कर इन अंडर कंस्ट्रक्शन टनल ऑफ दिल्ली मेट्रो थ्रू क्रिएशन ऑफ डिजिटल ट्विन इन द टनल ऑन द, मतलब यही चीज़ है दैट सेफ्टी प्रोसेस में भी बहुत हद तक 5G का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, हर एक सेक्टर में ही।
फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बोला दैट ये 3 बैंड में ऑपरेट कर सकता है, लो, मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। इसकी लेटेंसी बहुत कम है, तो वो क्लियरली बोल दिया गया, बहुत जल्दी खुल जाएगा, राइट। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, जिसके थ्रू ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा, वो भी ज़्यादा स्पीड में आप एक रीजन से दूसरे रीजन आराम से भेज सकते हो, राइट। कैपेसिटी जो है इसका बहुत ज़्यादा, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, एक ही चीज़ घुमा फिरा के कभी कभी डिस्कस किया जाता है। एनीवेज, नेक्स्ट, बटुकम्मा फेस्टिवल। बटुकम्मा फेस्टिवल दोस्तों ये बेसिकली सदर्न स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। इनफैक्ट सदर्न स्टेट ऑफ तेलंगाना में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब देख रहे हो, ये सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ से देखो, ये लोग जो है ना, आप देख रहे हो कोई भी पुरुष है, बहुत कम है, मेनली जो है यहाँ पे महिलाएं ही हैं, राइट। जी हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है बटुकम्मा फेस्टिवल में, ये एक फ्लोरल फेस्टिवल है जहाँ पे फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, देख ही रहे हो, है ना, देख रहे हो यहाँ पे फूलों का इस्तेमाल किया गया ना। इनफैक्ट ये दशहरा के 2 दिन पहले सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो फूल जो इस्तेमाल किया जाता है वो गुनुका और तंगेडू फूल ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है ना, दैट वुमेन्स बोडेमा बनाती है, ये बीच में देख रहे हो बड़े बड़े स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये बोडेमा है, ठीक है। ये कहा जाता है दैट ये काइंड ऑफ एक मूर्ति है दुर्गा का, है ना, और बाद में इसको पॉन्ड में इमर्स कर दिया जाता है, जैसे इन दुर्गा के आइडल को इमर्स किया जाता है ना, वैसे ही इनको भी इमर्स कर दिया जाता है, ठीक है। सो बटुकम्मा फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया गेट with the Telugu people living in the nation's capital under the aegis of cultural ministry for the very first time। इसीलिए ये न्यूज़ था। अब ये क्योंकि इतना बड़ा न्यूज़ है तो अगेन इतना आसानी में मत लेना, दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर पेपर एज वेल, राइट। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 अवार्ड। तेलंगाना जीता है पहला फर्स्ट प्राइज इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। उसके बाद तेलंगाना के बाद लार्ज स्टेट्स में आता है हरियाणा, उसके बाद तमिलनाडु आता है। वैसे ही स्मॉलर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में अगर देख लीजिएगा तो अंडमान एंड निकोबार सबसे पहला पोजीशन में आता है, उसके बाद दादरा नागर हवेली दमन दीव आता है, उसके बाद आता है सिक्किम। याद रहेगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 ग्रामीण 2022 अवार्ड जो है वो रैंक करता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अटेन्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए क्या क्या पैरामीटर्स के ऊपर इवैल्यूएशन किया जाता है, देखो डिफरेंट परसेंटेज दिए जाता है। सबसे पहला तो 40% दिया जाता है वेस्ट कलेक्शन, स्वीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को, 30% दिया जाता है आपका जाकर प्रोसेसिंग और डिस्पोजल को, दैट सॉलिड वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है। ओपन डेफिकेशन फ्री और टॉयलेट्स को जो 20% ये वेटेज दिया जाता है। 5% और 5% दिया जाता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्वच्छ भारत मिशन ई लर्निंग पोर्टल के एस्पेक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट, युवा 2.0 पीएम स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने लॉन्च किया युवा 2.0। ये एक प्राइम मिनिस्टर स्कीम है जो कि मेंटर करता है यूथ ऑथर्स को, यंग ऑथर्स में, मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे ऑथर्स को मतलब बेसिकली काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे उनको मेंटोर किया जा सके, जिनके उनको प्रमोट किया जा सके, दैट एक रीडिंग कल्चर वो लोग बैठा सके, राइटिंग कल्चर बैठा सके, जिससे हमारे जो जनरेशन्स के अच्छे अच्छे इथॉस है, हमारे जो जनरेशन्स के प्रॉपरली जो कल्चर है उसको दुनिया के सामने प्रॉपरली प्रेजेंट किया जा सके। युवा 2.0 एक पार्ट है इंडिया एट 75 प्रोग्राम का, और इस बार का जो थीम था वो था डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इन एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव मैनर। इंपॉर्टेंस क्या है इस युवा 2.0 का, दैट देखो राइटर्स को क्योंकि प्रमोट करता है अनडाउटेडली, तो राइटर्स जो हमारे इंडियन हेरिटेज, कल्चर, नॉलेज सिस्टम को और भी प्रॉपरली उसमें बुक्स लिखेंगे और उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे। विंडोज ऑफ एस्पायरिंग यूथ, अनडाउटेडली ये आर्टिकुलेट करता है यूथ्स को, जिससे क्या एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक प्रोवाइड किया जाए इंडिया के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इसको इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में 18th मीटिंग जो देख लीजिएगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का, उसको फाइनली रिसेंटली कंक्लूड किया गया है, जिसका की हाइलाइट्स कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे एक है केमिकल डीक्लोरेन प्लस और UV328 जो कि एक स्टेबलाइजर माना जाता है, उसको स्टॉकहोम के एनेक्स ए में लिस्ट किया गया है। और एक केमिकल था क्लोरोपाइरिफोस, राइट। सो इस मतलब पेस्टिसाइड
इसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्योंकि दिखाया नहीं गया था, तो इसीलिए इसको डिफर कर दिया गया था रिस्क प्रोफाइल में इंक्लूड करने में। उतना ज़्यादा नाम मत याद रखिए, मेन जो चीज़ याद रखेगा आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में याद रखना पड़ेगा। ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जो कि प्रोटेक्ट करता है हेल्थ और इन्वायरमेंट को फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसको रेटिफाई इंडिया ने किया था 2006 में, और इसके रेटिफिकेशन करने के बाद इंडिया ने नोटिफाई किया था रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रूल 2018, अंडर विच एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इसको हम लोग फॉरएवर केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट से ये डिग्रेड नहीं करते हैं, है ना, थ्रू केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फोटोलाइटिक प्रोसेस। तो इसीलिए इसको अब जब डिग्रेड नहीं करते तो इसीलिए तो उसका नाम अलग नाम पड़ गया ना, फॉरएवर केमिकल्स, राइट। कुछ कुछ अलग ट्रीटीज इसके रिलेटेड, जैसे बैसल कन्वेंशन अगर आपने पढ़ा होगा शायद, इट टॉक्स अबाउट द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल। रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा, ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपने सुना होगा। नेक्स्ट स्टबल बर्निंग के रिलेटेड न्यूज़ है। स्टबल बर्निंग, it is said to increase by over 1 million tons and over 6 million tons may be burned, says the government's review data. स्टबल बर्निंग होता क्या है दोस्तों? आपने कभी भी धान की खेती देखी होगी, राइस की या फिर वीट की खेती, तो आपने देखा होगा दैट जैसे राइस की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे करके निकले हुए रहते हैं और अल्टीमेटली जो उसका राइस होता है ना यहाँ पर होता है ना। वैसे ही राइस जो है मेन, देखो पूरा पेड़ अलग होता है बट राइस जो है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, राइस को तो एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट बाकी वाले पोर्शन को क्या करोगे भाई? ये बन जाता है स्टबल, समझ रहे हो बात? तो स्टबल बर्निंग क्या है? इंटेंशनली जब भी हम इस वाले पोर्शन को, मतलब इस ये फ्रूट को एक्सट्रैक्ट करके, दैट इज ये धान या फिर चावल को निकाल कर जो बचता है ना, उसको अगर आप इंटेंशनली उसमें आग लगा देते हो, देन दैट इज स्टबल बर्निंग। सवाल होता है क्यों हम स्टबल बर्निंग करते हैं भाई? देखो अभी के ज़माने में ना मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग टेक्निक आ गया है, मतलब ट्रैक्टर या फिर ऐसे मशीन से हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो मेन चीज़ तो हार्वेस्ट कर लेते हैं, बट बाकी जो है ना, ये वाला जो स्टबल है इसको छोड़ दिया जाता है ना। मोर ओवर काफ़ी कम टाइम होता है इन हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप एंड सोइंग ऑफ वीट, तो फिर इसको फिर ऐसे करके हटाना, इतना ज़्यादा खर्चा कौन करेगा? उससे अच्छा इसी को जला दिया जाता है। समझ रहे हो बात ना? कुछ कुछ इश्यूज ज़रूर है स्टबल बर्निंग से, जैसे इसके कारण ही दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है। इनफैक्ट इन एडिशन टू इट्स इफेक्ट ऑन एयर क्वालिटी, स्टबल बर्निंग सॉइल के फर्टिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो बर्बाद हो जाता है, जिससे वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट खराब होता है, क्लाइमेट को तो नुकसान खैर पहुँचता ही है। रेमेडियल मेजर्स क्या कुछ है? क्या कुछ सरकार ने कुछ ऐसा किया है? जी हाँ, एक्शन प्लान का इंप्लीमेंट किया गया ऑन मैनेजमेंट ऑफ स्टबल बर्निंग बाय दिल्ली एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान रखा हुआ है। इनफैक्ट इन द फील्ड बायोडिकम्पोजर एंड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की को भी मैनेज करने के लिए बेसिकली स्टेप्स लिए जा रहा है। टेकिंग स्टेबल आउटसाइड द फील्ड, बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स, को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट, फीड स्टॉक्स ऑफ 2G इथेनॉल प्लांट्स, फीड स्टॉक इन कंप्रेसर बायोगैस प्लांट्स, फ्यूल इन इंडस्ट्रियल बायोलर्स। तो ये सब कुछ कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपका जाके फीड स्टॉक्स फॉर 2G इथेनॉल प्लांट, राइट। तो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने अगेन इन सब का दैट इज स्टबल्स का इस्तेमाल करके इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट। वैसे ही कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स में जो बायोगैस आप उगाओगे, कहाँ से उगाओगे भाई? उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, तो वो रॉ मटेरियल क्या है? यही सब चीज़ तो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यही समझने का था। नेक्स्ट, फास्ट मेल्टिंग आर्कटिक आइस इज टर्निंग इन द ओशन एसिडिक। देखो अब कुछ कुछ रिसर्चर्स ने रिसर्च करके फाइंड आउट किया है दैट आर्कटिक ओशन जो है ना वो एसिडिक लेवल उसकी बढ़ रही है, और ये 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है ना। ये कैसे पॉसिबल है? पहले तो वेस्टर्न आर्कटिक क्या है? ये देखो, ये पूरा आर्कटिक है, ये टॉप व्यू ऑफ नॉर्थ पोल आप दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये है एशिया, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका जो है ये यूरोप मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है ना, ये ईस्टर्न वर्ल्ड में। तो वैसे ही वेस्टर्न पैसिफिक में, सॉरी वेस्टर्न आर्कटिक में बोल सकता हूँ ये वाला पोर्शन, बिल्कुल बोल सकता हूँ, राइट, है ना। सो ये वेस्टर्न जो पार्ट है ना, इनफैक्ट ये पूरे रीजन को ले सकता है हम लोग, है ना। तो ये वाले रीजन में मेनली एसिडिटी बढ़ रही है,
और एसिडिटी बढ़ने का जो मेन रीज़न जो रिलेट किया गया है रिसर्चर्स के द्वारा वो है एक्सेलरेटेड रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। नाउ ये कैसे पॉसिबल है, चलो डिस्कस करते हैं। देखो सी वाटर ज़्यादातर तो एल्कलाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, विथ पीएच वैल्यू ऑफ 8.1। अब एसिडिटी बढ़ना, एसिडिटी मतलब आपका कहीं ना कहीं 7 पीएच से नीचे आना, है ना, ये तो पता है ना जी। तो वही है। नाउ हाउ डज मेल्टिंग इंक्रीजेस पीएच वैल्यू? सबसे पहले तो वाटर अंडर द सी आइस, देखो पहले ऊपर में आइस के लेयर्स होते हैं पुल्स में, उसके नीचे वाटर होता है। तो ये जो वाटर है ना, ये इसमें ज़्यादा कार्बन नहीं होता, बट अब अगर ऊपर का आइस अगर पिघल रहा है तो अगेन सोचो ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जा रहा है ऊपर के कार्बन के, तो इसकी कार्बन एक्सपोजर बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली एसिडिक बना, राइट। दूसरा रीज़न अगर देख लोगे तो वह सी वाटर जो है ये मिक्स हो रहा है फ्रॉम द मेल्ट वाटर इन लाइटर, राइट। दैट इज मेल्ट वाटर जो है वो सी वाटर से क्लियरली मिक्स हो जा रहा है, राइट, ऊपर में, राइट। अब क्या हो रहा है दैट ये जो पहले जो ऊपर का पानी जो नीचे सबडक्ट होता था ना, वो चीज़ नहीं, मतलब नीचे जो सबडक्ट तो नहीं बोलूँगा, इज़ नॉट द रियल वर्ड, जो नीचे चला जाता था ड्यू टू हाइयर डेंसिटी, वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो लोअर ये पिघल कर जो बर्फ़ गिर रहा है ना, वो इसके डेंसिटी को घटा दे रहा है, जिससे ये ऊपर में ही फ्लोट कर रहा है ना। सो ये भी एक रीज़न है। और ऊपर में फ्लोट करेगा तो ऑफकोर्स ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी मिक्सअप होगा ही, राइट। सो ये सब कुछ कुछ चीज़ें। और मेल्ट वाटर डाइल्यूट्स द कार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन इन सी वाटर। ये बेसिकली आप अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये टर्म, है ना। तो इसीलिए व्हेन वी विल डू इट इन अ लेटर स्टेज, राइट, डोंट वरी। आ जाते कुछ कुछ एमसीक्यूज में दोस्तों। पहले तो पुराने वाले एमसीक्यूज देख लेते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल हैज बीन ओपन इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? क्वेश्चन था आपका, 4 ऑप्शन थे जिसमें गुजरात वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इलेक्टोरल बियरर बॉन्ड के रिलेटेड क्वेश्चन था, जहां पे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल टू अवेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नहीं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं था दोस्तों ये। क्यों? द रीजन बीइंग आपको 1% मिनिमम वोट आना पड़ेगा कोई भी इलेक्शंस में जहां पर भी आपने खड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, फॉर द नाउ ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथराइज्ड। यस, सिर्फ स्टेट बैंक को ही अभी ऑथराइजेशन मिला हुआ है, ठीक है। सो इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दूसरा, राइट। तो ए एंड बी इज द करेक्ट सीक्वेंस। प्लीज जस्ट नोट दिस आंसर डाउन इन योर आंसर शीट्स। आज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफन सीन न्यूज रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ व्हाट? persistent organic pollutant, ozone depleting substance, biomass या फिर illegal trade in wildlife. Next question, consider the following statement. सबसे पहला, stubble burning is a practice of intentionally setting fire to the straw stubble that remains after grains such as rice and wheat that have been harvested, of course. और दूसरा है, stubble burning is a key contributor to air pollution in Delhi NCR region. आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, 1 only, 2 only, both, none. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस. बाय बाय, टेक केयर.